स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था और CX बॉन्ड का नेचर भी पढ़ लिया था कि हमारे कार्बन और हेलोजन का जो नेचर है वो कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। हम हेलोल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं ये मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसको डिस्कस करते हैं कि हम हेलोल्केन्स कैसे बना सकते हैं। हम बनाएंगे हेलोल्केन्स को, अल्काइल हैलाइड्स को बाय यूजिंग एल्केन्स। हमने अपनी एल्केन्स के बारे में क्लास +1 में जनरल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। हमने एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस और मेथड प्रिपरेशंस भी पढ़े हुए हैं, केमिकल रिएक्शन भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने एल्केन्स की जब केमिकल रिएक्शन की थी तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी थी। तो उसी का हम इसमें आज यूज करेंगे कि हम हमारी हेलोल्केन्स को एल्केन्स के यूज करके कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आगे देखिए हम बनाएंगे फ्रॉम एल्केन्स। आप हेलोल्केन्स को एल्केन्स से कैसे बनाओगे, तो आप सिंपल एग्जांपल लेके चलिए CH4 और हम यहाँ करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या करोगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे और आप प्रिपेयर कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया? मीथेन ले लिया और मैं डायरेक्ट इसके अंदर क्या डाल दूंगी, जैसे मैंने Cl2 ले लिया। ठीक है, क्लोराइड Cl2 ले लिया और इसके मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया। आप यहाँ पर हीट कर सकते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करवा सकते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट यूज कर सकते हैं और ठीक है, ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। सनलाइट भी दे सकते हो, सीधी लाइट दे सकते हो और पेरोक्साइड प्रोवाइड करवा सकते हो। इस तरह से आप मीथेन का क्लोरीनेशन कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इस मीथेन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3Cl। ठीक है, क्लोरोमीथेन बन जाएगा और आपके सामने बन जाएगा HCl। ये तो होगी हमारी जनरल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको करवाऊंगी अभी कि ये कौन से मैकेनिज्म से होता है, कैसे होता है। तो जनरली मैंने ये क्या लिखा हुआ? सिंपल रिएक्शन है जिसमें आप क्या लेके चले? मीथेन लेके चले और मीथेन के अंदर आपने क्या डाल दिया? Cl2 और Cl2 में डाल के आप कुछ भी सनलाइट, पेरोक्साइड कुछ भी डालकर आप इसे क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्लोरोमीथेन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे अभी इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म होता है क्लोरोमीथेन को बनाने का होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है? इसे आप कैसे प्रिपेयर करते हो? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, हम पहले इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्लोरोमीथेन बनाने के लिए। हम आगे अल्काइल ब्रोमाइड भी बनाएंगे, आयोडाइड भी बनाएंगे और सभी कौन सा हर एक हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए पर्टिकुलर कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हो वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। ठीक है, पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से मैकेनिज्म अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसका मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। आपको पता है, आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन। ये क्या होता है? इनिशिएशन, रिएक्शन को स्टार्ट करना। ठीक है, दूसरा होता है प्रोपगेशन, वो भी मैं लिखूंगी, और तीसरा होता है हमारा टर्मिनेशन। स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। सबसे पहले आप देखो क्लोरीन लेके चले हैं। क्लोरीन को जब आप हीट करोगे या पेरोक्साइड दोगे, सनलाइट दोगे, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, तो ये कैसे होगा? फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। फ्री रेडिकल में कैसे टूटेगा? ये इस तरह से होता है कौन? ठीक है, इसमें क्या होगा? होमोलिटिक फिजन होगा। क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। जब भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो होमोलिटिक फिजन होता क्या है? यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना, और फ्री रेडिकल के लिए हम स्पेशल एरो का यूज करते होते हैं, आप जानते हो। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना, और आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन, 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे प्रोपगेशन स्टेप। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, प्रोपगेशन स्टेप में क्या करोगे? सेकेंड स्टेप में प्रोपगेशन, जिसमें आपकी प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन प्रोपगेट करती है, यानी कि ये जो फ्री रेडिकल आएंगे ये हमारे मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे, इन्हें भी फ्री रेडिकल बना देंगे। इसे मैं मिथाइल मीथेन है ना, इसे ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, और आपका Cl
फ्री रेडिकल आया और इसने क्या किया, अब यहाँ पर भी होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा ऐसे, और ये वाला H रिमूव हो जाएगा ऐसे, तो आपके पास क्या बन जाएगा HCl, और आपके पास फ्री रेडिकल बन जाएगा ये वाला CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले इस क्लोरीन ने आके किसे डिस्टर्ब कर दिया, इसे, और इससे क्या बना दिया, मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जाएगा दोबारा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के पास, और ये देखो Cl यहाँ पर इसकी फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से, और आपके पास क्या बन जाएगा CH3Cl और बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये मैंने 2 स्टेप लिखे हैं यहाँ तक, इनिशिएशन स्टेप रिएक्शन का और प्रोपगेशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होगा, हम क्लोरीन को लेकर चलेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ लिख लीजिए हीट। ठीक है, तो आप सनलाइट के प्रेजेंस में करवाओगे तो आपके पास 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप प्रोपगेशन करवाओगे तो ये कैसे होगा, हम हमारा ये फ्री रेडिकल आएगा और क्या करेगा, यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन होगी, इस H को CH ये वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करवा देगा, और आपके पास HCl मिल जाएगा और एक फ्री रेडिकल मिथाइल का फ्री रेडिकल मिल जाएगा, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल आएगा, ClCl में ब्रेक हो जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा क्लोरोमीथेन बन जाएगा, और एक और फ्री रेडिकल निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ टर्मिनेशन। अगला स्टेप क्या होता है मैकेनिज्म का, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स मिले हैं आपको वो सारे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। आपके पास पहले तो देख लीजिए कौन कौन से फ्री रेडिकल मिले हैं, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल ये वाला हो गया, एक मिथाइल वाला फ्री रेडिकल मिला। ठीक है, और ये कैसे कैसे कंबाइन करेंगे अब देखते हैं। हो सकता है कि क्लोरीन और क्लोरीन वाला फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या देगा Cl2, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो आपके पास मिल जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, और हो सकता है CH3 और CH3 ये फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके आपके पास क्या देंगे। मेजर में हमें ये वाली चीज मिलेगी, देखो यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो मेजर में आपको ये चीजें मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेशन। तो मैकेनिज्म क्या है क्लोरीनेशन का, सिंपल मैकेनिज्म है, 3 स्टेप्स में होगा। इनिशिएशन रिएक्शन जिसमें क्लोरीन और क्लोरीन ये, अब आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये कैसा रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। इसमें आप हीट दे रहे हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, और सेकंड स्टेप में जब ये फ्री रेडिकल्स, ये देखो यहाँ पर जब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो डिसोसिएट हो रहा है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। सेकंड स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक। इन केस ऑफ, ये भी ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ फ्लोरीन, F2, Cl2 एंड Br2, इन तीनों के केस में ही सेकंड स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। आयोडीन के केस में भी मैं आपको करवाऊंगी आगे, उन केस में क्या होगा, ये केस क्या होगा, जो अगर आप प्रोपगेशन रिएक्शन करवाते हो तो ये स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। हालांकि मैं फ्लोरीन की भी आपको पूरा केस स्टडी करवाऊंगी कि फ्लोरीन ने रिएक्शन करता है, कौन से मैकेनिज्म से करता है या करता है कि नहीं, तो हम उसका अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर सेकंड स्टेप आप करवाते हो, सेकंड स्टेप होता है, तो ये इन तीनों के केस में तो एक्सोथर्मिक होगा, और आयोडीन के केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। मैं बताऊंगी क्यों। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। जब अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये यहाँ पर HCl बन गया था और मिथाइल का फ्री रेडिकल निकल गया था। इस मिथाइल का फ्री रेडिकल ने क्या किया, Cl के पास गया, Cl2 मॉलिक्यूल के पास, उनको फ्री रेडिकल को ब्रेक करवाया, होमोलिटिक फ्यूजन करवा दी, तो आपके पास बन गया क्लोरोमीथेन और फ्री रेडिकल निकल गया। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन बार बार होती रहती है। पहले यहाँ से इस स्टेप पे गए और बाद में इस स्टेप से आप स्टेप पर गए, बार बार ये बहुत सारे फ्री रेडिकल्स निकल जाते हैं। जब सारे फ्री रेडिकल निकल जाते हैं तो आपस में कंबाइन कर करके प्रोडक्ट बनाते हैं। Cl पर फ्री रेडिकल कंबाइन होकर बनाएगा Cl2, Cl फ्री रेडिकल और मिथाइल का फ्री रेडिकल कंबाइन करके बनाएगा CH3Cl, जो हमारा मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए था, क्लोरोमीथेन। और तीसरा एक फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन करके बनाएगा इथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिसे बोलते हो आप। ठीक है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत आसान है इसे समझना, इतना आप अगर आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे वाला हम आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी क्लोरीनेशन करके देखा था एल्केन का। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स द रिएक्शन विद एल्केन्स, यानी कि आपके अगर आप एल्केन लेके चलते हो, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, उनके साथ किसी भी तरह के हेलोजन को आप रिएक्ट करवाते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, तो कौन सा हेलोजन जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं, ये आप अपनी क्लास +1 के अंदर जब हम एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे एल्केन्स की, उसके अंदर अच्छे से पढ़ के आए हैं जब हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना सीखा था। और जब हम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स करते हैं वहाँ, फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब आपके हेलोजन कौन कौन से हेलोजन आप जानते हो, F2Cl2 Br2 और आएगा I2, ये 4 तरह के हेलोजेंस हैं। अब अपन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा साइज किसका, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, I2 में, ठीक है। तो अगर बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा तो वीक बॉन्ड कौन सा होगा, I2 का। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग देखें, I2 का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इसे डिसोसिएट करना क्या होगा, आसान होगा। जब इसे डिसोसिएट करना आसान है तो यानी कि इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो अकॉर्डिंगली रिएक्टिविटी क्या बन जाएगी, इस तरह से बननी चाहिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, I2, फिर होगा ब्रोमीन, क्लोरीन Cl2 और होगा फिर होगा F2, ये होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब हम एल्केन्स को रिएक्ट करवाते हैं इन सभी के साथ, हम जब इन सभी को करवा के देखते हैं तो हमने क्या देखा कि इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, अलग अलग है। और वो ऑर्डर अपोजिट क्यों होता है, हमारा I2 ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता Br2 के इन सभी के कंपेरिजन में, तो ऐसा इनके मैकेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। अब अपन ने अभी मैकेनिज्म करना सीखा था, हमने कौन सा स्टेप किया था, इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई भी हेलोजन देते हो, एक X मैंने ऐसी लिख ली, ठीक है, यहाँ पर X कोई भी हेलोजन दे दी इनमें से, और मैंने सबसे पहले उनको फर्स्ट स्टेप करवाया, H दे दी मैंने, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। तो जब होमोलिटिक फिजन होगा हमारा, ठीक है, तो ये इस तरह से दो फ्री रेडिकल्स निकल जाएंगे। ये भी आप क्लोरीन वाला करके आए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में जब आप प्रोपगेशन स्टेप करते हो ना, जो मैंने अभी पिछली अभी बताने की, पिछले जब हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म, तब भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो प्रोपगेशन करते हो ये स्टेप क्या होता है आपका, ऑब्वियसली एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इसे हीट देनी पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, फ्री रेडिकल बनाने के लिए, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप करते हो, प्रोपगेशन करवाने की कोशिश करते हो, तो आप देखोगे इन सभी के केस में रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। अब मान लो जब ये फ्री रेडिकल आएगा और मेरे मान लो मीथेन लेके चलती हूँ मैं, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसका फ्री रेडिकल बनाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, HX निकल जाएगा और ये CH3 फ्री रेडिकल निकल जाएगा। और जब ये फ्री रेडिकल अगले हेलोजन को ब्रेक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3X और एक H फ्री रेडिकल। जब ये वाली रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसकी, क्लोरीन की और ब्रोमीन की और आयोडीन की। अब आयोडीन की एक एक्सेप्शन केस होता है कि ये स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, सिर्फ किसके लिए, आयोडीन के लिए। अगर आप आयोडीन की बात करोगे तो ये वाला स्टेप क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ये भी एंडोथर्मिक था, तो यानी कि ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बाकी इन तीनों के केस में स्टेप क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। फ्लोरीन के केस में तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है सबसे ज़्यादा क्या आएगा, फ्लोरीन का, फिर आएगा क्लोरीन का, और फिर आएगा ब्रोमीन का, और फिर आपका क्या आएगा, आयोडीन का। ये हमारा एक्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, टुवर्ड एल्केन्स। तो आपने जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो आपने ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, ध्यान रखनी है। अब आप ब्रोमिनेशन की बात करेंगे, जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं एल्केन्स का, तो सेम इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी जैसे आपने क्लोरीनेशन किया था। मैकेनिज्म भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ब्रोमिनेशन आप किस तरह से करते हैं। सिंपल आप एल्केन लेके चलिए CH4 और आप क्या डाल दिए, Br2। यहाँ पर आप H न्यू डाल दीजिए, सनलाइट डाल दीजिए, और परऑक्साइड, या फिर मैंने पीछे नहीं लिखा था, आप हाई टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तब भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, ब्रोमोमीथेन बन जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, ब्रोमोमीथेन बन जाएगा और HBr निकल जाएगा। तो ये आपकी सिंपल रिएक्शन होगी, और इसका मैकेनिज्म वही रहेगा जो हमने क्लोरीनेशन करने के लिए यूज़ किया है। अब बात करते हैं फ्लोरीनेशन की। आप सीधा फ्लोरीनेशन की रिएक्शन कभी भी नहीं पढ़ते। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे, अगर बात करते हैं फ्लोरीनेशन की, तो जब आप इस मेथड से जो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए यूज़ करते हो, तो आप क्या देखोगे, मेनली एक तो F2
ये वाला आप अगर करते तो कैसे करते, देखो CH4 यहाँ लिखते F2 तो क्या बनता CH3F, और दूसरा क्या बन जाएगा HF बन जाएगा। ये मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप ये मेथड इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो फ्लोरिनेशन में जो सेकंड स्टेप होता है, जब आप सेकंड स्टेप में प्रोपगेशन स्टेप करते हो, और ये वाला स्टेप जब हम क्या कर रहे थे, एक फ्लोरीन फ्री रेडिकल आया और उसने क्या किया, मीथेन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, इसका मोनोलिथिक फिजन करवाया और आपके पास क्या आया, इस तरह से फ्री रेडिकल निकल गया और HF निकलेगा, और जब ये फ्री रेडिकल आएगा और फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पर जो ये स्टेप होगा ना, ये काफ़ी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगी, और इसमें इसलिए इस तरह ये वाला मेथड यूज़ करना इजी नहीं होता, पूरा मतलब कि बॉम्ब की तरफ फटने का रिएक्शन का पूरा डर होता है, यानी कि आप ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते एल्केन्स की, इसके बजाय हम यूज़ करते हैं हमारा हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसे हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। फ्लोरिनेशन कैसे करोगे आप, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, कौन सा यूज़ करोगे, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, इसे स्वार्ट्ज रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप क्या कीजिए, जैसे हमने कर लिया CH3Br ले लिया और मैं यहाँ क्या डाल दूंगी, AgF डाल दूंगी, या फिर क्या डाल दूंगी, HgF2 डाल दूंगी, या SbF3, इन तीनों में से कोई भी आप डाल दीजिए, और आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आ जाएगा CH3F और आ जाएगा AgBr, अगर आप ये वाली यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ अगर आप ये यूज़ करते हो तो आ जाता है HgBr2 और यहाँ जाता है SbBr3 अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो आप इसे हैलाइड एक्सचेंज मेथड से यूज़ करोगे तो फ्लोरिनेशन करना क्या हो जाएगा, आसान, और इसे स्मार्ट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो फ्लोरिनेशन का हमने करना सीख लिया, ठीक है, और अब हम करेंगे हमारे आयोडोनेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आयोडोनेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो स्टूडेंट्स, वो करेंगे आयोडोनेशन। अब मैं क्या लेके चलती हूँ, अपना मीथेन लेके चलती हूँ और यहाँ मैं डाल देती हूँ आयोडीन। अब आप देखोगे इसी रिएक्शन में क्यों क्या नहीं प्रॉब्लम होती है, ये रिएक्शन क्या होती है हमारी, रिवर्सिबल होती है, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। क्यों आ जाता है, पहले देखिए बनेगा क्या, CH3 बन गया आयोडोमीथेन, और आपके पास बनेगा HI। अब दिक्कत क्या आती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन को बैकवर्ड मूव करवा देता है, और वापस ये HI रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन देखोगे तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन 4 होगी, यहाँ पर क्या होगी 2 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस तरह से नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं, जब आप देखोगे ना कि ये इसे वापस क्या करवाएगा, इसका रिडक्शन करवा देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, CH4 और I2 और आप यहाँ डाल दीजिए HiO3, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप HNO3 डाल सकते हैं या HGO डाल सकते हैं, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर इसकी क्या करवा दीजिए, ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो यहाँ पर इसके इफेक्ट को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवा देगा, खत्म करवा देगा, और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास सीधा आयोडोमीथेन बन जाएगा, और इसके इफेक्ट को ये वाले इफेक्ट खत्म कर ही देंगे, तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसे आप डायरेक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, इसलिए हमें क्या डालना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, आप कोई भी डाल सकते हो, HiO3 डाल दीजिए, HNO नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, HNO3, HGO डाल दीजिए, किसी भी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आयोडोमीथेन बन जाएगा और HI बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एक और बात बता दूं, जब हम इसका मैकेनिज्म यहाँ तक आपको बता दिया मैंने, आगे देखिए कि हम जब क्लोरीनेशन कर रहे थे तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, बताई गई थी, वो मुझे अब ध्यान आई है कि क्या, जब आप ऐसे क्लोरीनेशन कर रहे थे, जब हम ये करते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, CH3Cl और क्या बनता है HCl, ठीक है। अगर ये रिएक्शन यहाँ तक कभी भी नहीं रुकती, क्योंकि ये रिएक्शन आगे आगे के प्रोसीड होती रहती है, इसके अंदर और क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा, CH2Cl2 और क्या बन जाएगा, HCl, फिर आगे प्रोसीड होती जाएगी और Cl2, फिर क्या बन जाएगा, CH Cl3 और क्या बन जाएगा, HCl, फिर और Cl2 से, ये वैसे डिपेंड करता है आप कितना क्लोरीन और अपने मीथेन का रेशियो लेके चलते हो, और लास्ट में क्या बन जाएगा, CCl4 और क्या बन जाएगा, HCl,
ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है आप अपना मीथेन का और क्लोरीन का रेशियो कैसे लेके चलते हो। अगर आप लार्ज अमाउंट में ये लेके चलते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट में चारों का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये लेके चलते हो फिर आपकी रिएक्शन कहीं से हद तक यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। और इसे आप इसीलिए तो स्टूडेंट्स देखिए, जब आप मीथेन के साथ क्लोरीनेशन करते हो, क्लोरीन को लार्ज अमाउंट में लेके चलते हो, तो आपको इन चारों का मिक्सचर मिलता है, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। जब आप लार्ज अमाउंट में Cl2, इसे आप इकट्ठा भी लिख लीजिए कि आपको ये चारों चीज़ें इकट्ठी मिली, CH3Cl प्लस CH2Cl2, ये मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया। जब आप इसे लार्ज अमाउंट में स्टार्टिंग में लेके चलोगे तो आपको इकट्ठे इन सभी का क्या मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन सभी का मिक्सचर मिल जाएगा। और उसे आप लैब में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो बिल्कुल ही नियर एक दूसरे के पास पास होता है और आप इसे सिंपल तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते। ये लैब के अंदर यूज़ करना मुश्किल है, इसे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर इसे यूज़ करना क्या है, आसान है। वहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, फ्रैक्शनेटिंग मेथड, कॉलम्स मेथड जो होता है वहाँ पर यूज़ करके आप अलग अलग करवा सकते हो। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड क्या है, ठीक है आपका, अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लैब में यूज़ करना चाहते हो तो ये मेथड क्या है, सही नहीं है। ठीक है, और ये अगर आप इसे एक्सेस अमाउंट में ले लेते हो स्टार्टिंग में ही, तो आप किसी हद तक किसी कंट्रोल इस रिएक्शन को कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप इन दोनों का रेशियो कैसा लेकर चलते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है HNU सनलाइट, ठीक है, कुछ भी आप डाल दीजिए, वो इसकी ब्रांच में ही रिएक्शन होगी और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये इसका मैकेनिज्म अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने बात करी है मीथेन तक की। अगर आप अलग तरह का मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, CH3, CH2 और CH3, यानी ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी कार्बन हो गया। आप अगर इसके अकॉर्डिंग करके देखिए क्लोरीनेशन, तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसे देखिए। मैकेनिज्म इसके अंदर सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप देखो इसके अंदर हमें एक चीज़ नहीं मिलेगी बल्कि दो चीज़ें मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन का रोल है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा CH3, CH2, CH2, C, एक तो ये मिलेगा, ठीक है। और दूसरा मिलेगा प्लस में आपको CH3, CH, Cl और यहाँ आ जाएगा CH3। अब यहाँ पर यानी कि सेकेंडरी कार्बन वाला हो गया और ये हो गया प्राइमरी कार्बन के सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी कार्बन पे होगा, सेकेंडरी पे होगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट आपको मिल गए और आप ये भी नोट करोगे कि ये आपको मिलेगा 55% के आसपास, यानी कि ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये आपको मिलेगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि इसके कंपैरिजन में कम, यानी कि 40%। वैसे 45% कम नहीं है, इसका भी मैं रीजन कहूँगी 45% कैसे मिला और 55% कैसे मिला, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके रीजन क्या है आप जानते हो, ये जो रिएक्शन होती है कौन से मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से होती है। कौन से मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ होती है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जो स्टेबिलिटी हमने पढ़ी हुई है वो क्या होती है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी क्या होता है, हमारी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, यानी कि टर्शरी फ्री रेडिकल, टर्शरी ऐसा फ्री रेडिकल जिसमें कार्बन क्या हो, टर्शरी कार्बन हो, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ये हमारी कार्बोटाइल में होती थी और ये हमारे फ्री रेडिकल में होती है। अब इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो दो फैक्ट स्टडी करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है हाइपर कंजुगेशन फैक्ट। कौन सा होता है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट वैसे हम पढ़ते हैं हमारी क्लास +1 में, जब हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी हमने वहाँ ही पढ़ा हुआ है। इनका इफेक्ट कैसे पड़ता है ये मैं आपको भी बताती हूँ, ये कैसे आपकी रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। अब मैं आगे आपको लिख के दिखाती हूँ कि मान लो अगर आप ये रिएक्शन लेके चलते हो कि ये प्रोडक्ट हमें मिले हैं, ठीक है। अभी कैसे प्रोसीड होगी, यहाँ नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर। अब मान लीजिए जब आप ये यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ये देखो जब आप ये रिएक्शन लेके चले, ठीक है, हमने क्या ले लिया, CH3, CH2 और CH3, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये भी आपका कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। और आप यहाँ पे डाला CH2, तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है आपके पास, एक इस तरह से लगा लीजिए, एक इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। दोनों में ही हमारे पास क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। पहले मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है। और कब ये वाला बनेगा,
और कब ये वाला बनेगा। मेन दिक्कत तो हमें यही समझेंगे ना कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट करेगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो अगर इस सब्स्टिट्यूशन होने के बाद यहाँ पर मान लो ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और इन्हें आप क्या नाम देते हो, अल्फा हाइड्रोजन देते हो, ठीक है। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। और ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हमें हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे वो इतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पर इस केस में, अगर आप इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ से क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता है तब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, ये इसके साथ वाला कार्बन हो गया, और यहाँ पर भी साथ वाला कार्बन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो देखा जाए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे इस सेकेंडरी कार्बन पर। अगर हम प्राइमरी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, इस केस में अगर ये बनता तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 2, और यहाँ पे कितने हैं, 6। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, यहाँ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगने की वजह से स्टेबिलिटी भी किसकी होगी, ज़्यादा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइजर कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, हमारा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवाते हो, HCl निकालते हो, तो CN यहाँ से लगेगा इस तरह से, तब इसके साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 ही है, तो 2 तो 6 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम। अब बात करते हैं, अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो ये बनेगी, इसे बनना ही क्यों चाहिए अगर ये स्टेबल ही नहीं है। तो इसका रीजनिंग ये है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल से, ठीक है। अब सिलेक्ट यानी कि आपका क्लोरीन का या जो भी आपका हेलोजन आ रहा है वो कहाँ पर अटैक, ऐसे फिजिबल आसान कैसे है, अब यहाँ पर आके अटैक करना आसान है या यहाँ पर, वो डिपेंड करता है आप हेलोजन एटम कौन सा लेके चलते हो, पहली बात, ठीक है। और इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताना रह गया था अभी, वो मैं बताती हूँ। तो ये अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पर अटैक करना क्या है, आसान है, और ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी, इस वजह से अटैक इजीली हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला कंपाउंड भी बन जाएगा, ठीक है। ये 45% कम बनेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं बनेगा, यहाँ पर इसका अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान। वो डिपेंड करता है आपका, अभी मैं करवाऊंगी आपको सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पर अटैक कर रहा है। बाकी मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट भी आप जानते हो, जितने ज़्यादा कार्बन लगे होंगे उतने ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट 2 कार्बन की वजह से लगेगा, इसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, तब भी इसको फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर से निकलता है, ये बनता है, तो सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट सिंगल होगा, इसकी तरफ जाएगा, तो अगर सिंगल लगेगा तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट का जो हाइपर कंजुगेशन में मिलकर काम कर रहे थे और ये कंपाउंड स्टेबल करवा रहे थे इसे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है और यहाँ पर भी 3 प्राइमरी पर, और उस पर अटैक करना, जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे रिएक्ट करना उतना आसान है, लूज करना आसान है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना आसान है, तो इस वजह से भी ये वाला प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह का कंपाउंड लेके चलते हो तो आपको ये सारे फैक्टर भी ध्यान रखने पड़ेंगे जो आप क्लोरीनेशन करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप एक और भी जो हेलोजन की ऑर्डर है कि हेलोजन किस तरह से रिएक्ट करेगा या रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी कैसी होगी अकॉर्डिंग टू द आप कौन से एल्केन लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह का कंपाउंड लेके चलते हैं, अभी आपका कार्बन कैसा है, ये है प्राइमरी, ये भी कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, और ये भी कैसा है प्राइमरी, और ये कैसा है टर्शियरी। अभी हमने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को देखा, इंडक्टिव इफेक्ट को देखा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका एक्सपेक्टेड कंपाउंड क्या होगा। आपको अभी भी क्लोरीनेशन कर रहे हो तो सिलेक्टेड कंपाउंड होगा ये वाला CH3C, और ये वाला रिमूव हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा Cl, और यहाँ आ जाएगा CH2 CH3, और यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक है। क्योंकि टर्शियरी कार्बन है, हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट में लगेगा, तो होना चाहिए ये। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, ये कभी भी मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता। अब आप लोग ये कैसे हो गया, है ना, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी कार्बन, जो मेरा प्राइमरी कार्बन है, चाहे ये ले लीजिए चाहिए ले लीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, आपके पास बनेगा एक्चुअली क्या CH2Cl, और यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 और CH3, और मेजर प्रोडक्ट बनेगा
ये कैसे होगा, जब मैं आपको पिछले अभी एग्जाम्पल में बता रही थी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, आपको पिछले एग्जाम्पल के बारे में बता रही थी, तो अभी आपने देखा कि उसके अकॉर्डिंग तो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था ये वाला, लेकिन हुआ कौन सा, ये वाला। अब इसमें क्या ऐसा रोल हो गया कि ये डिपेंड करेगा आपके हेलोजन एटम्स की सिलेक्टिविटी पर कि हेलो कौन सा हेलोजन जल्दी अटैक करेगा, कौन सा नहीं। वैसे मैंने आपको रिएक्टिविटी का बता दिया, ठीक है। अब ये सिलेक्टिविटी आप देखोगे, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, ठीक है। और अभी अपन ने देखा था, अगर रिएक्टिविटी की बात कीजिए तो ये सबसे ज़्यादा किसकी थी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज़्यादा किसकी थी, इसकी थी ना, अभी अपन ने बात की थी। तो ये क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव। और ये आप ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट एक्टिव होता है वो लीस्ट सिलेक्टिव होता है, ठीक है। लीस्ट सिलेक्टिव होगा, ये आपने ध्यान रखना है। और यानी कि आयोडीन क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोस्ट सिलेक्टिव होगा। अब आपको ये सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, यानी कि जब वो अपना हेलोजन एटम जाएगा, यहाँ पर मैंने क्लोरीन दिया है, मान लो आप X2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब कौन सा हेलोजन एटम इनमें से जाता है, आयोडीन जा रहा है, क्लोरीन, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आयोडीन जाएगा तो ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा, मोस्ट सिलेक्टिव। तो ये अपने आप अपना कार्बन चूज करेगा कि इसने कहाँ जाके सब्स्टिट्यूट होना है, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शियरी पे। और जो मोस्ट सिलेक्टिव होता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबिलिटी ढूंढता है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वहाँ जाके टिकेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्शियरी। तो अगर आप आयोडीन लेके चलते हो, ये तो मैंने क्लोरीन का एग्जांपल दिया, अगर आप आयोडीन लेके चलते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैं यहाँ पर फाइनली ये लिख देती हूँ, CH3CH, यहाँ पर CH रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपका आयोडीन और CH2CH3। तो अगर आप लेके चलते हो आपका आयोडीन, यहाँ पर X2 की जगह आयोडीन लेके चलते हो तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से ब्रोमीन भी है, ये भी काफ़ी सिलेक्टिव होता है, तो इसकी मैं भी रिएक्शन आपको लिख के दिखाऊंगी। अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो तो वो भी कहाँ जाएगा, टर्शियरी कार्बन पे जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ब्रोमीन और आयोडीन की सिलेक्टिविटी कैसी है, ठीक है। और फ्लोरीन क्या मैंने आपको बता ही दिया, मोस्ट रिएक्टिव है, तो बिल्कुल लीस्ट सिलेक्टिव होगा। ये बिल्कुल भी इसे स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो अब फिजिबिलिटी देखेगा कहाँ पर जाना इजी है, बस इसे जैसे ही प्राइमरी कार्बन दिखेगा, जब आप इसे खोल के लिखोगे तो इस तरह से खुले खुले कार्बन आप देखोगे, तो इसे जैसे ही पहला कार्बन दिखेगा उसी पे जाके अटैक कर देगा। इसे स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टर्शियरी की बजाय क्या बना देगा, प्राइमरी। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अगर आप फ्लोरीन लेते हो तो क्या लोगे, क्लोरीन लेते हो तो मैंने बता दिया आयोडीन लेते हो। इसी कंपाउंड के अंदर देखिए, अगर आप लेते हैं CH3 ये टर्शियरी हो गया, CH2CH3 और इसके साथ आप लेते हैं फ्लोरीन, तो ये कैसा है, फ्लोरीन है आपका लीस्ट सिलेक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट सिलेक्टिव। तो ये कहीं भी जाके अटैच हो जाएगा, प्राइमरी पर भी। तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, CH3 CH2 और यहाँ बन जाएगा CH2F, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ना कि ये वाला मिलना तो ये चाहिए था, CH3 मैं नीचे लिख देती हूँ, C की जगह यहाँ आ जाता है F और यहाँ आ जाता CH3 CH2 और CH3, ये माइनर मिलेगा। और ये वाला आपको क्या मिलेगा, मेजर। इन केस ऑफ फ्लोरीन, यहाँ पर इसका रीजन है फ्लोरीन कैसा है, लीस्ट सिलेक्टिव है एंड मोर रिएक्टिव है। ये हो गया आपका फ्लोरीन का केस। इसी तरह से अगर आप ब्रोमीन की बात करोगे, इसके अंदर क्या डाल देते हो, ब्रोमीन डाल देते हो, तो ब्रोमीन कैसा है आपका, अभी मैंने बताया था काफी सिलेक्टिव होता है, ये भी जाएगा आपका टर्शियरी पर। आपके पास मिलेगा CH3 यहाँ आ जाएगा Br CH2 एंड CH3, ये भी इसके अंदर बनेगा, टर्शियरी कार्बन पे जाएगा। सॉरी, देखिए आयोडीन भी बहुत सिलेक्टिव है, वो भी जाएगा ब्रोमीन की जगह। अगर आप आयोडीन लेते तो यहाँ क्या आ जाता, आयोडीन। लेकिन अगर आप बात करोगे क्लोरीन की, अब क्लोरीन का भी मैंने बता दिया, मेजर में उल्टा काम करेगा। क्लोरीन का डिपेंड करेगा अब इसमें कैसे होगा, क्लोरीन का केस है ना, इसके अंदर ये वाला आना चाहिए था मेजर, और क्लोरीन सिलेक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्टिविटी रेशियो पर। सिलेक्टिविटी रेशियो का वैसे मैं अलग वीडियो में टॉपिक अच्छे से बताऊंगी कि सिलेक्टिविटी रेशियो क्या होता है। सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करेगा क्लोरीन की, कि क्लोरीन इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे ये यहाँ पर क्लोरीन का मैंने बता दिया, एक और एग्जांपल देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वाला एग्जांपल देखिए, कार्बन कैसा है, टर्शियरी है, ये कैसा है, प्राइमरी, ठीक है। और ये भी कैसा है, प्राइमरी, ये भी कैसा है, प्राइमरी। अब आपको क्लोरीनेशन करवाना है, आप क्लोरीन का क्या देखो, जब आप ये वाला ऑर्डर देख रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने बताया था ये दोनों मोस्ट सिलेक्टिव हैं, ये लीस्ट सिलेक्टिव है। बात आएगी आपकी क्लोरीन की, तो क्लोरीन का आप अलग तरीके से सिलेक्टिविटी रेशियो निकालते हो, वो अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग निकलता है। जैसे सिलेक्टिविटी रेशियो की वैल्यू आती है वैसे क्लोरीन का मेजर और माइनर प्रोडक्ट तय होता है। सिलेक्टिविटी रेशियो का वीडियो हम अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, एक और इसमें भी सिलेक्टिविटी रेशियो का ही रोल था, यहाँ पर भी। अब अगर आप देखा जाए यहाँ पर, तो अगर आप बात करोगे टर्शियरी की, अगर क्लोरीन ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके आता है तो आपके पास बनेगा CCl, CH3, CH3 और CH3। आप देखोगे इसका ये आएगा आपके पास, इसकी कितनी परसेंटेज आएगी, 36%, ठीक है। और अगर आप बात करोगे इसकी CH नहीं पढ़ा है तो कोई भी प्राइमरी कार्बन के साथ आपसे सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए, इसके साथ करवा दीजिए, ठीक है। और ये आपका आएगा 64%। और ये डिपेंड करता है क्लोरीन के खुद के सिलेक्टिविटी रेशियो पर। सिलेक्टिविटी रेशियो को हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। सिलेक्टिविटी रेशियो की वैल्यू अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग आती है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपनी वीडियो में क्या क्या पढ़ा, मैं थोड़ा समराइजेशन करवा देती हूँ। हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जिसके अंदर हमने अपने कौन से मेजर टॉपिक को उठाया, एल्केन के हेलोजिनेशन को, और हमने कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया, हमने मैकेनिज्म यूज़ किया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले क्लोरीनेशन करने की कोशिश की थी। क्लोरीनेशन सिंपल 3 स्टेप्स में हो जाता है। इनिशिएशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो कैसी रिएक्शन थी वो थी एंडोथर्मिक, और फिर हमें जो दूसरा स्टेप करना था क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में हम प्रोपगेशन स्टेप करवाते हैं, जिसमें से एक फ्री रेडिकल जाकर दूसरे फ्री रेडिकल को बनाने की कोशिश करता है। ये स्टेप कैसे आई थी हमारा एक्सोथर्मिक। और तीसरा हम टर्मिनेशन स्टेप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सारे फ्री रेडिकल जाके कंबाइन हो जाते हैं और हमारा फाइनली क्लोरोमीथेन क्लोरो अल्काइल मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया था, एल्केन्स में मिल गया था। तो ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर ब्रोमिनेशन करना है तो सेम यही मैकेनिज्म होगा जो क्लोरीन के लिए है। अगर आप फ्लोरिनेशन करना चाहते हो तो ये वाला मेथड इतना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, 448 के अबाउट हीट निकलती है, ठीक है। हालांकि जो फ्लोरीन है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी 158 के आसपास ही होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है यानी कि ठीक है, तो ये वाला काम तो चल जाता है। लेकिन जैसे जब हम सेकंड प्रोपगेशन स्टेप करवाते हो, प्रोपगेशन स्टेप के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके अंदर एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाता है। तो हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते। हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, हैलोइड एक्सचेंज मेथड। ये हो गया हमारा फ्लोरिनेशन का। और तीसरा लास्ट में हमने क्या किया, एक आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में मैंने क्या बताया था, जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास HI आता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, HiO3 ले लो, HGO ले लो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे ऑक्सीडेशन करवा दीजिए और आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको फेलोजन की रिएक्टिविटी भी बताई थी एल्केन्स की तरफ। तो होना क्या चाहिए था, I2 Br2 फिर Cl2 और फिर F2 अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पहला स्टेप एंडोथर्मिक फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में, दूसरा भी एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन इजीली फिजिबल हो जाती है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और आयोडीन दोनों ही स्टेप में एंडोथर्मिक रह जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी ओवरऑल ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाती है। ये हमारी रिएक्टिविटी हो गया था। उसके बाद मैंने आपको मैकेनिज्म के साथ साथ सिलेक्टिविटी भी बताई। अगर आप किस तरह की एल्केन लेके चलते हो उस तरह से आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे इथेन। अगर आप इथेन लेते हैं तो आप देखिएगा, आप रिएक्शन ये वाला यूज़ करके देखिएगा। इथेन के अंदर C2 आप देखिएगा, जब आप तीनों स्टेप से रिएक्शन करके देखोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है, ठीक है। इथेन लेके देख लीजिए, प्रोपेन लेके देख लीजिए, ठीक है। और फिर हमने सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल किया, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का फर्क देखा कि सेकेंडरी कार्बन ज़्यादा स्टेबल है या प्राइमरी, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कैसे इफेक्ट करता है। और सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल से कि हम कैसे फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन अगर किस तरह का हैलोजन लेके चलते हैं कैसे वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ने अपना अलग अलग बिहेवियर शो किया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, जरूर पढ़ें। थैंक यू।